नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेंड इन्फो में। तो आज हम बात करने वाले हैं DSSP की वैकेंसी को लेके और उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है असिस्टेंट टीचर के लिए, उसको लेके। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी आप हमसे अब टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका DSSP एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट PRT का। इसमें हमारे 2 सेक्शन होते हैं बच्चों। एक हमारा सेक्शन A होता है, एक हमारा सेक्शन B होता है। सेक्शन B जो होता है आपका, इसमें पूरा CDP बेस्ड होता है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एंड सेक्शन A में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो इन 5 सब्जेक्ट का 20-20 नंबर का होता है, जो कि हमारा सेक्शन A भी 100 मार्क्स का होता है, सेम एज हमारा सेक्शन B भी 100 मार्क्स का होता है। अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ इसके लिए। देखिए, ये बच्चों हमारा दे रखा है सेक्शन A। इसमें हमारा एक आ गया जनरल अवेयरनेस, इसमें हमारी स्टैटिक जीके एंड करेंट अफेयर्स पूरा कवर होता है। एंड फिर हमारा आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसमें हमारा 20 नंबर की रीजनिंग आती है और 20 नंबर की हमारी अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये भी हमारा 20 नंबर का होता है। एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी हमारा 20 नंबर का होता है। तो ये सारे जो सेक्शन ए में जो 5 हमारे सेक्शन दे रखे हैं, ये सभी सेक्शन हमारे 20-20 मार्क्स के होते हैं, जिससे हमारा ये 100 मार्क्स का सेक्शन ए तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो ये है कि आपको सेक्शन ए में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। अगर आपके सेक्शन ए में 40% मार्क्स नहीं है तो आपका जो सेक्शन बी है सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि CDP वाला, वो चेक नहीं होगा। इसलिए अगर आपके लिए यहाँ पे कंडीशन दे रखी होती है कि सेक्शन ए में 40% होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो आगे का पोर्शन है वो चेक नहीं होता है। सेकेंड चीज़ बच्चों हमारी इसमें आती है कि जो हमारा सेक्शन बी होता है, जिसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसका डिटेल सिलेबस तो DSSP मेंशन करता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा पुराना अनुभव है उसके बेसिस पे हम इसके लिए सेक्शन बी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें जो इसका सिलेबस होगा डिटेल में वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 100 मार्क्स का होता है। और एक बात बच्चों, इसमें हमारी निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये भी निकल के आती है दोस्तों कि इसमें जैसे हमारे क्या होते हैं, एक हमारा जो सेक्शन ए है इसमें हमारे 5 पार्ट हैं। एक पार्ट हो गया जनरल अवेयरनेस का, दूसरा हो गया जनरल इंटेलिजेंस का, फिर मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो आप इसमें जैसे कि ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, ये आपका चौथा, ये आपका 5वां। तो आप एक बार अगर पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में आ गए, मतलब कि आपने पहले पार्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर लिया या नहीं भी किया, तो आप दोबारा से रिवर्स होके सेकेंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट पे नहीं जा सकते। तो ऐसा ना तो आपने KVS के एग्ज़ाम में देखा था, ना ही CTET में होता है, लेकिन इसमें ये लोचा होता है कि आप एक बार अगर एक जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ गए तो आपको आगे ही बढ़ना है, आप पीछे नहीं जा सकते हो घूम के कि देखने के लिए कि आपने कितने क्वेश्चन को छोड़ दिया है फिर नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। और हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेक्शन ए के जो ये 5 हमारे टॉपिक्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, इनका डिटेल में सिलेबस। देखिए, पहले नंबर पे हमारी आती है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सामान्य जागरूकता। इसमें हमारा ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। बट आई विल एडवाइज़ यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में आप लोग जो रिसेंटली आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, DPSP हो गए, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अच्छे से पढ़ लें। प्रेसिडेंट हो गया, सही है। तो इन मोस्टली इन्हीं से आर्टिकल घुमा घुमा के वो पूछ लेता है, ज़्यादा मतलब डीपली नहीं घुसता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, हाँ, बट जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो नॉर्मल ही रहता है। तो आप इन सारे जो टॉपिक्स हैं, प्रेसिडेंट का हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, TPSP हो गया हमारा, तो इन सबको आप अच्छे से कवर करें। बाकी मैं ट्राई करूँगी जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में घुमा घुमा के, उनकी लिस्ट बना के आपके साथ में शेयर करूँ। हिस्ट्री में भी हमारी वो बेसिकली मतलब मिडाइवल से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मॉडर्न से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा स्पोर्ट्स का होता है, स्पोर्ट्स का इसमें वही पूछता है जो करेंटली कोई गेम हमारा
हो रहा हो, उससे संबंधित कोई घटना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो। आर्ट और कल्चर यहाँ पे वो आपको कोई ना कोई जो टेम्पल होता है पूछ सकता है कि ये वाला जो टेम्पल है तो किसने इन्हें बनवाया, किसके शासनकाल में बनवाया गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ज्योग्राफी का भी आपसे ज्वालामुखी को लेके पूछ सकता है वो। ये सारी चीज़ें आपको मतलब पढ़नी पड़ेंगी एक तरीके से, अगर अभी से तैयारी को शुरू करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं बस। साइंस हो गया, इससे भी क्वेश्चन होते हैं। साइंस में मेनली जो बायो होती है वो होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, कोई भी रिसेंटली रिसर्च हुआ है तो वो आ सकता है, बट इतना इस वाले पोर्शन से देखने को नहीं मिलता। बाकी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे नाटो वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं वो आपसे डिस्कस करता है, मतलब पूछता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग तो वैसे सिंपल होता है, आप सभी लोग अगर किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में तो लगे ही होंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए रीजनिंग हार्ड लगता होगा। तो इसमें क्या क्या आता है, सिमिलरिटीज़ हो गई, एनालॉगी हो गई, डिफरेंसेस हो गए, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, 20 नंबर की ही रीजनिंग आती है, एनालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप। एक तरीके से अगर मैं कहूँ वो सभी मेन टॉपिक्स जो आप हर एग्ज़ाम में तैयार करते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। अलग से आपको रीजनिंग पढ़ने की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में तो लगे ही होंगे, तो वही वाली रीजनिंग को आप रिपीट करें, मॉक टेस्ट लगाएं, हो जाएगा। रीजनिंग में इतना मेन नहीं है, बट रीजनिंग 20 नंबर की है तो ये हल्के में बिल्कुल मत लेना कि 20 में से मुझे 15 लाने हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे तो उनके 20 में से 20-20 नंबर भी थे, और आने भी चाहिए, तभी आपकी जो स्कोर है अच्छा बन पाएगा। क्योंकि इसकी जो मेरिट जाती है बच्चों वो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, ना कि पहले की तरह 110 हो गई, 115 हो गई। वो मैं आगे आपको आपके साथ में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आता है, इसमें डेसिमल्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया। इसका लेवल हमारा क्लास 10 तक का रहता है, जो वहाँ पे देखने को मिलता है। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इससे भी 1-2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट लॉस आ गया हमारा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, वर्क टाइम। एक तरीके से अगर मैं कहूँ वो सारे मेन टॉपिक जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो वो सभी इसमें भी पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग होता है, बट नॉर्मल तरीके से वो क्वेश्चन को पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाता है पेपर। लेकिन हाँ, जो बच्चे इस बार केवीएस में अपीयर हुए हैं, पीआरटी को लेकर अगर मैं कहूँ तो ये दिमाग लगा के ना चलें, जैसे केवीएस ने जो पीआरटी का पेपर डिज़ाइन किया था उस तरीके से डीटीपीएसपी भी पीआरटी का पेपर डिज़ाइन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डीटीपीएसपी का जो लेवल होता है वो एक अच्छा लेवल होता है कंपेयर दैट केवीएस। बाकी मैं आपके साथ में जो प्रीवियस ईयर का पेपर है डीटीपीएसपी का 2022 वाला वो शेयर भी करूँगी, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके से ये संस्था पेपर पूछती है। टॉपिक तो देखो हमारे वही सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा ना हर संस्था के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो वो उसके बिहाफ पे चीज़ों को डिज़ाइन करती है। फिर बच्चों हमारी हिंदी लैंग्वेज आती है। हिंदी लैंग्वेज में क्या है, एक हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी होती है, जिसमें हमारा मतलब विलोम शब्द वगैरह, मुहावरे, जब सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गए। फिर हमारा हिंदी जो व्याकरण है वो हमारे तरीके से शब्दावली उसी में समाहित होती है। समानार्थक हो गया, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, और आपकी जो वर्णमाला हो गई ना, ये भी पूछी जाती है। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जल्दी मैं आपको हिंदी की कंप्लीट हिंदी आपके लिए अपने चैनल पे करा दूंगी, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में अगर दे रहे हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो उससे बाहर हिंदी में कुछ नहीं आने वाला, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ 99%। देखिए, फिर आपकी पर्यायवाची हो गए, एंटोनियम्स हो गए, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक हिंदी होती है। अगर आपने यूपी टेट हो गया इसका पेपर दिया है, तो आप जैसे यूपी टेट में हिंदी होती है वैसे ही हमारी डीटीपीएसपी में हिंदी होती है। मीडियम हिंदी का लेवल होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है। बस आपके लिए सभी चैप्टर्स हिंदी के पढ़े होने चाहिए। संधि विच्छेद हो गया हमारा, समास हो गया, इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैं अलग से कर लिख देती हूँ। एक सेकंड, क्या, हाँ देखो, संधि विच्छेद हो गया, संधि हो गई, समास हो गया, कारक हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं जनरली बेसिक जो टॉपिक्स हैं हमारे। अगर मैं कहूँ आपने बीएड किया हो या डीएलएड किया हो या बीएड किया हो तो उसमें भी जो हिंदी पढ़ी है उससे इधर कुछ नहीं आता। और क्वेश्चन का बनाने का तरीका भी नॉर्मल सा होता है, बस एग्ज़ाम टाइम में ना प्रेशर होता है तो आप लोग ईजी चीज़ें भी गलत कर देते हो। फिर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आती है बच्चों, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं आपको, स्पेलिंग एरर्स होती हैं। हाँ, स्पेलिंग एरर्स हमारी 2-3 देखने को मिल जाती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा कि प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है कि एक फिलिंग द ब्लैंक्स देकर,
और ईडियम्स फ्रेजेस हो गए, ये भी आते हैं, वोकैबुलरी भी अच्छे से आती है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एरर स्पॉटिंग भी होती है कि एक सेंटेंस दिया होगा, इसमें पूछेगा कि नाउन की मिस्टेक है, वर्ब की मिस्टेक है या फिर किस चीज़ की मिस्टेक है, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सेंटेंस करेक्शन भी आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आती हैं। तो इंग्लिश हिंदी के बेसिक सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं और तरीका भी लेवल अच्छा होता है पूछने का, बिल्कुल भी KVS PRT वाला हाल लेके मत चलेगा। अब मैं बात करती हूँ पेडागोजी की। देखिए पेडागोजी का जो डिटेल वीडियो है वो मैं कल बनाऊंगी, उसमें सारे जो टॉपिक्स होंगे उसके साथ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट टुडे आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि जो लेवल है वो जो भी आपने DLED किया है, BEd किया है, उसका जो भी आपने उसमें पढ़ा है वही सारे टॉपिक्स को वो पूछता है, कुछ और एक्स्ट्रा फालतू नहीं पूछ रहा है आपसे बैठ के, ठीक है। तो इसको हम कल से डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज़ और, एक मिनट, हाँ देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेक्शन ए में क्या होना चाहिए, 40% मार्क्स शुड बी कंपलसरी, अदरवाइज क्या होगा, सेक्शन बी चेक नहीं होगा। एंड सेकंड चीज़, जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होती है, एक हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स की होती है। तो ये भी याद रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें। एंड सेकेंड चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अब हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर जो DSSB BRT का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो मेरिट लिस्ट थी वो कितनी गई थी, जो कट ऑफ थी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको तैयारी को किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, इसमें 2 पोस्ट आई थी 2021 में DSSB की, DSSB BRT की 2021 में मई में पोस्ट आई थी, जिसका जो एग्ज़ाम था 2022 में 7 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 30 मार्च तक एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इसकी मतलब एग्ज़ाम होने के बाद में आंसर की वगैरह आती है, अगस्त में आंसर की आई थी और सितंबर अक्टूबर के साइड में इसकी जो कट ऑफ निकल के आई थी, जो कि बच्चों हमारी एक पोस्ट थी 4721, इसके लिए जो कट ऑफ थी जनरल की वो 161.07 थी आउट ऑफ 200। सेम एज जो 42 और 21 वाली पोस्ट थी उसके लिए जो कट ऑफ थी वो 154.31 थी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे है। देखो, ये एक हमारी NDMC की पोस्ट थी, सॉरी NDMC की तरफ से वैकेंसी आई थी, एक हमारी दिल्ली एजुकेशन बोर्ड की तरफ से आई थी। तो ये वही 2 पोस्टें हैं, दोनों ही हमारी असिस्टेंट टीचर्स के लिए ही हैं। तो कट ऑफ देख रहे हैं यहाँ 161 200 में से 154.31 200 में से, जबकि इससे पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें कट ऑफ 120 हो गई, 115 हो गई, ऐसे ही जाया करती थी। तो अब जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आप ये सोच में बैठे होंगे कि जब DSSB का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि RTI लगाई गई थी अभी हाल ही में, तो 2 फरवरी को, जिसके बारे में पता लगा है कि 1100 सीटें हैं जो वैकेंट है ऑलमोस्ट। तो आपके लिए 1-2 महीने के अंदर शायद इन सीटों पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है और फिर एग्ज़ाम देखने को मिलेगा आपके लिए। इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू करें तो आपके लिए अच्छा होगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद में आपका काम इतना होना चाहिए कि आप रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं, तब जाके आप इस देश में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मेरिट इसकी काफ़ी अच्छी जाती है, लास्ट ईयर से काफ़ी बड़ा एक चेंज देखने को मिला है जो कि उससे पहले नहीं था। इसलिए तो आप इस बार भी मान के चलना, 160 अगर हमारी लास्ट टाइम गई तो 170 इस बार आराम से जा सकती है। बाकी मैं इस पर जब भी ज़्यादा बोल नहीं सकती, क्योंकि पेपर क्या आता है उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड होती हैं। बट एक मोटा आइडिया आपको देना चाह रही हूँ कि कट ऑफ अच्छी जाती है, तो आपको अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू करना चाहिए। आपको CDP हो गया, देखो जो हमारा सेक्शन ए है वो बेसिकली आप लोग किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो ये तो अलग से नहीं होता। तो इसको तो आप अच्छे से कर लें कि आप 100 में से 90 नंबर से कम होने ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। फिर हमारा सेक्शन बी बचता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बेस्ड होता है, जो भी हमारा 100 नंबर का होता है। तो इस 100 में से आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट आपके 80 नंबर कहीं ना जाएँ, तब जाके आप अपने आप को कहीं रेस में पा पाएंगे। अगर आप 170 का सोच के चलते हैं ना, तब जाके आपके 160 नंबर आते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। फिर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए अभी से, जिससे कि जब एग्ज़ाम हो तो आपकी तैयारी दमदार हो और आप इसमें शामिल हो सकें। देखो, वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है, इतना भी मैं आपको साथ में क्लियरली बता देती हूँ। लास्ट ईयर जो मैंने अभी आपको मेरिट बताई थी उसमें भी कुछ 500
40 समथिंग कुछ वैकेंसी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 500 समथिंग थी। तो इसी पे पूरा कंपटीशन का खेल हुआ था। इस बार भी भले ही सीटें हमारी 1100 खाली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1100 सीटों पे वैकेंसी निकाल देंगे। कम ही सीटों पे निकाला जाएगा, तो कंपटीशन तगड़ा होगा और सब बच्चे अप्लाई करते हैं जितनों में सीटेट वगैरह निकाला हो। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करें, और जल्दी आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इसका, वो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आप उसको एक बार ज़रूर देखें अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले, जिससे कि आपको एक मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस तरीके से हमें हमारी तैयारी की जो दिशा है उसमें जाना है। और सेकेंड चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं जो DSSB में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट ही मतलब कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा यूपी का है और वो DSSB में अगर अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो OBC का भी होगा तो भी जो उसकी जो सीटेट मार्क्स होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 83 मार्क्स लाके वो DSSB में अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। आपको 90+ होना चाहिए, तभी आप DSSB में अप्लाई कर पाओगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो वो आपको एक जनरल कैटेगरी के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। वहाँ आपको कोई कोटा वगैरह नहीं मिलता है दूसरी स्टेट के बच्चों के लिए, सीटेट वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना उसमें। तो ये हमारी मेन बातें थी जो हमने आज डिस्कस करी कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहता है, कैसे कैसे इसमें 40% का जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती तो कैसी होती है, और इसके अलावा जो CDP वाला बच्चों हमारा पोर्शन बचा है वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्पेसिफिक क्योंकि विशेष रूप से तो मतलब कोई भी इन्होंने CDP का सिलेबस मेंशन नहीं किया, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पे जो जनरली जो BEd और DLED का सिलेबस है वही हमारा क्या है इसमें पूछा जाता है। सीटेट में आप लोगों ने कुछ थ्योरीज होंगी जो नहीं पढ़ी होंगी जो कि इसमें आती हैं, इसलिए उसको हम कल डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी हमसे जुड़ने के लिए हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ में इंस्टाग्राम पे अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।